आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज़ आवान। और आज हम बात करेंगे गुज़श्ता सीरीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 2 दिन पहले ख़त्म हुई। माज़रत के साथ कि हम थोड़ा सा लेट हैं इसमें, लेकिन जैसे कि मैं पहले बताता रहता हूं आपको कि हम मुख्तलिफ टाइम जोन में हैं, तो थोड़ा सा वो हमें स्केड्यूल करने के लिए इशू आता है। बहरहाल होपफुली आप इसको दिल पे नहीं लेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और एज़ यूजुअल हमारे साथ हैं तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और मंशा भाई हैं हमारे साथ एडमिंटन कनाडा से। दोनों क्रिकेट के माहिरीन हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे स्टार्ट। उससे पहले मैं बहुत तमाम अपने सुनने वालों का शुक्रिया अदा कर दूं, देखने वालों का, कि उनका फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और सब लोग पसंद कर रहे हैं इस बात को कि जी कैसे आप क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो यादों को जोड़ने का सिलसिला है, मैं इसमें छोटी सी वजाहत भी कर दूं। वो ये है कि ये कुछ लोगों की ये कंसर्न भी आया है कि आप लोग मुख्तलिफ पैटर्न पे चल रहे हैं। तो बता दूं कि ये 3 पैटर्न एक टाइम पे चल रहे हैं, तो हम मिक्सअप करके चला रहे हैं इनको, कि एक तो करंट सीरीज जो चल रही होगी, जो भी क्रिकेट हो रही होगी दुनिया में, हम उसको कवर करेंगे। और सेकेंडली है कि टेप टेनिस की एक सीरीज है हमारी। और थर्डली जो इनिशिएटिव है खास तौर पे सती भाई का, वो है कि एजुकेशनल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल वीडियोस बनाने का सिलसिला, वो भी हम शुरू कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तो ये मिक्सअप जो वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, इनको बर्दाश्त कीजिएगा एज इट इज़। जी सती साहब, सबसे पहले डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज कैसे गई, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आई गेस लाइक सबसे पहले जब आप एज अ फेवरेट जा रहे होते हैं किसी भी सीरीज में, तो स्पेशली आप अवे खेल रहे हैं तो और तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम का कोई पता नहीं होता। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ है वो बांग्लादेश के ट्रैक्स हैं। उनको रीड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बड़े इनकन्सिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और उनके अपने प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, तो बाहर वाले तो करते ही करते हैं। और उनके पास स्पिन बॉलर ऑप्शंस काफ़ी सारी होती है ना, हर बैट्समैन ही उनका हाथ घुमा लेते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग सीरीज थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है वो हमने 1-2-3 नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कराना था, ट्रांजिशन करनी थी। अब्दुल्ला शफीक हो गए, जिन्होंने सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास खेले में और टेस्ट खिला दिया माशाल्लाह उन्हें, लेकिन वो पाकिस्तान एक स्क्वाड में थे और एवरीवन न्यू ही इज गुड। उसके बाद जो है वो आबिद अली एज यूजुअल माशाल्लाह फॉर्म में नजर आए। और ऊपर से इतने रन हो गए कि हमें नीचे वाले बैट्समैनों की इतनी ज़्यादा जो है वो रिलायंस नहीं थी ना हमें उनके ऊपर। तो 2-0 से सीरीज जीत गए हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, माशाल्लाह दोनों ही मैचेस जो हैं वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान दूसरा मैच ऑब्वियसली रेन इफेक्टेड था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो शॉर्ट पीरियड में जीत गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये है कि बाबर आजम हैज ग्रोन हिज स्टेचर एज अ लीडर, tactical decisions and as well as how he carries himself, so that's quite positive. तो मंशा भाई आप रोशनी डालेंगे टेस्ट सीरीज के ऊपर? अच्छा मंशा भाई, इससे हाँ पहले बिल्कुल। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन के साथ अटैच कर दूं जो सती साहब ने आपकी तरफ बॉल थ्रो किया। जी जी वो ये है कि जी जो जी वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं सब कॉन्टिनेंट की एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कि यहाँ पे मानसून, विंटर मानसून का खास इफेक्ट है। खासतौर पे जो वेस्टर्न हवाएं चलती हैं हमारे यहाँ, वो अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके आती हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन से आती हैं, और वो पाकिस्तान, बलूचिस्तान, आई मीन पाकिस्तान, फिर इंडिया और बांग्लादेश तक जाती है। चूंकि हिमालयाज, हमेशा हिमालयाज का जिक्र आ जाता है, वो कहेंगे यार ये पता नहीं क्रिकेट है या हम साथ साथ हाइकिंग करते रहते हैं। एनीवेज, चूंकि वेदर का बहुत ज्यादा इफेक्ट है हिमालयाज की वजह से, तो वो किस तरह इफेक्ट करता है? चूंकि ये क्रेसेंट की शक्ल में घेरे हुए है तीनों मुल्कों को ऊपर से, तो आप क्या समझते हैं कि ये वेदर कंडीशन जो विंटर की हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, ये स्पिनर्स को ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, सीमर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, या इनका ओवरऑल क्रिकेट पे क्या इफेक्ट होता है, यूं कह लें? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना डिटेल सवाल मेरे से पूछा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे एक दोस्त होते हैं, मेरे साथ जॉब करते हैं, तो उनका टेक्स्ट मुझे आ गया कि ये जो साइक्लोन था अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान सीरीज में आया, इसका नाम जवाद था और उनका नाम भी जवाद है। तो उन्होंने कहा जरा बच के रहें, जो साइक्लोन आजकल चल रहा है। मैं कहा हम तो पहले से मोहतात है। तो पहले तो ये बात होगी वो, लेकिन ये ओवरऑल आपने बारिश की बात की, तो मतलब ये जिस तरह बहुत अच्छी आपके ग्राउंड कवर्स हों और सब कुछ हों, तो अगर वो कोई लॉर्ड्स हो या कैलकाटा हो या उधर ड्रेनेज बड़ी अच्छी हो, डिफरेंट है। वैसे ओवरऑल ये जो जो नेचुरल वेदर का इफेक्ट है वो क्रिकेट की खूबसूरती है
कि अगर हम इसको बिल्कुल ही इंडोर कर दें, और वो क्या बॉलर के लिए, तौसीफ भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे कि वो ह्यूमिडिटी से क्या ऑफ स्पिनर को होगा और वेदर से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अभी जो वेदर था, 3 दिन हमारा मैच गया भी, लेकिन मेरे हिसाब से उससे फायदा ही हुआ शायद, कि जल्दी जो है ये जो 20 विकेटें हमने बांग्लादेश की लेनी थी वो ले ली, क्योंकि जरूरी यही है कि जब भी आप टेस्ट जीतेंगे तो 20 विकेटें तो आपको लेनी पड़ेगी। और उसके बाद और वैसे ओवरऑल भी आप देख लें कि अगर ये श्रीलंका है और ह्यूमिडिटी और इक्वेटर के ऊपर है और उससे बहुत ज्यादा वेदर के अंदर, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भी वो रेन से बैट्समैन को भी नुकसान होता है कि बॉल गीला हो जाता है, बाउंड्री कम लगती है, थोड़ा हैवी हो जाता है। तो ये सारे मिसाइल के बावजूद मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने 2-3 दिन में टेस्ट खत्म किया और अच्छा किया। और मैं सतीश भाई की तरफ लेकर आऊंगा कि सतीश भाई वो जो ऑफ स्पिनर, कुछ हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि साजिद खान लोड बड़ा अच्छा करते हैं, वो क्या आप बता रहे थे, जरा टेक्निकल हमें थोड़ा सा बता दें। अच्छा इजाजत दो डॉक्टर साहब। अच्छा जी, एक जी। एक थोड़ा सा मैं वेदर को पहले कर लूं, थोड़ा सा जो मंशा भाई ने भी बात की डॉक्टर साहब ने। अच्छा जो जी जी ढाका है ना, जिसका पाकिस्तान में है ना, हमारे जी नॉर्दर्न पाकिस्तान में लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में टेम्परेचर जाता है बिटवीन 5 to 15 20 मैक्सिमम ना, ठीक है। तो जो ढाका है ना उसका 15 से 30 के दरमियान है आजकल। तो अगर उतनी ठंड होती है ना जितने पाकिस्तान में, तो स्पिनर शायद उतने, क्योंकि आपको पता है ना कि ठंड होती है तो हाथ जरा उस तरह काम नहीं करते ना, ब्लड फ्लो सेम नहीं होता। तो आई थिंक कि वो टेम्परेचर वहाँ का, सर्दियां तो हैं लेकिन उतना नहीं गिरता जितना हमारा गिरता है। सेकेंडली साजिद खान की आपने बात की, तो साजिद खान ऑब्वियसली एक होता है ना कि ट्रेडिशनल स्पिनर होता है जो पहले फ्रंट आर्म उसका ऊपर नजर आता है और फिर बॉलिंग आर्म आता है, ठीक है। तो उसमें कोई क्या कहते हैं मजाइका नहीं है अगर आपका फ्रंट आर्म ऊपर ना भी जाए। तो बेसिकली ये शोल्डर की अलाइनमेंट होती है ना, ठीक है। तो अगर मैं इस हाथ से राइट हैंड से बॉल कर रहा हूँ और मेरा लेफ्ट शोल्डर ऊपर जा रहा है ना, बेशक मेरा हाथ नहीं जा रहा, तो मैं वेट पिछली टांग पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी कि मेरा वेट पीछे जा रहा है और फिर बॉल में कर रहा हूँ। तो जो बेसिकली जो है ना वो लोडिंग इज अबाउट वेट ट्रांसफर। तो जब आप बॉल करने लगते हैं, यानी कि आपका जो बैक फुट लैंड करता है ना बॉलिंग के लिए, तो जो अगर आपकी अलाइनमेंट इस तरह है कि आपका जो है वो वेट सारा पिछली टांग पे चला गया है, विच मीन्स जब आप बॉल करेंगे तो वो सारा वेट बॉल के साथ लगेगा, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर हम दूसरी एग्जांपल दें, समवन लाइक इमाद वसीम, तो वो लोड इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि हाथ से, सिर्फ हाथ से, यानी कि जो नहीं है आर्म से ही स्पीड जनरेट करते हैं। जब आप आर्म से स्पीड जनरेट करते हैं तो आपकी बॉल में वो बाइट नहीं होती, और आप क्या कहते हैं उतनी ज़्यादा रिप्स वगैरह नहीं दे सकते, क्योंकि आपको लोडिंग का जो है वो टाइम नहीं मिला होता ना। तो वो वनडे क्रिकेट के लिए सूटेबल होती है, लेकिन अगर आपने किसी को क्लासिकल तरीके से लोड करके विकेट से कुछ परचेज करनी है, तो आपकी जितनी लोडिंग, तो सजाद का ये कि ऑल्दो इट डजंट यूज फ्रंट आर्म, बट हिज शोल्डर्स आर क्वाइट लाइक, उसका जो पिछला शोल्डर है काफी नीचे चला जाता है, इसका मतलब है कि उसका वेट पीछे चला गया है और फिर वो बॉल करता है। तो फ्रंट ऑन और साइड ऑन इज नथिंग, मतलब दैट इज डिफरेंट। हाँ लेकिन सतीश जो भाई, वेट ट्रांसफर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हाँ उसका वेट ट्रांसफर बड़ा अच्छा है। क्योंकि वो, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, जो नेथन लाइन अभी 400 विकेटें ले ली हैं, और तो ये जो आपने कहा पहले आ जाता है और उससे लोड करे, वो ज्यादा जल्दी थक नहीं जाता साजिद टाइप बॉलर, और नेथन लाइन जैसा लंबी बॉल कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी में जो है ना वो अगर आपने देखे हो ज्यादातर ऑफ स्पिनर जो है ना वो थ्रो करते हैं ना, तो उसका मेन रीजन ये होता है कि वो जब लोड करते हैं ना फ्रंट आर्म से, तो आपके जिस्म पे ज्यादा जोर पड़ता है। लोग समझते हैं स्पिन बॉलिंग आराम से, अगर प्रॉपर स्पिन बॉलिंग करें ना आप लोडिंग के साथ, ठीक है, तो आपके जिस्म ठीक ठाक यूज होता है। मतलब उतना तो नहीं यूज होता इतना फास्ट बॉलर का, लेकिन थोड़ा सा कम यूज होता है, काफी यूज होता है अगर आपने वेट ट्रांसफर करना है। और वेट ट्रांसफर से ये है कि आपकी बॉल में जो है ना वो थोड़ी सी एक एक एक्स फैक्टर आता है। तो वेट पीछे लेके जाना और आगे लेके जाना, नो डाउट उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है, जैसे ही जो है ना वो आपका वेट ट्रांसफर नहीं हो रहा होता ना, और आप उसी तरह गेन करना चाह रहे होते हैं, तो नेचुरली जो है ना वो लोगों का हाथ बेंड होना शुरू हो जाता है। जैसा सही जनरल वाज परफेक्ट एग्जांपल, उसने एक्शन ठीक भी तो कर लिया, लेकिन जब वो 30-30 ओवर के स्पेल करता था तो वो बेचारा थक के ना हाँ जी, आर्म बेंड करके वो क्या कहते तो हैं बॉल कर लेता। बेनिफिट ऑफ डाउट हम अजमल को दे देते हैं कि वो थक जाता था और उसकी बिल्कुल बाजू जो बिल्कुल जरा बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, बेंड अच्छा, होती फिर अच्छा, इसी से है। एक क्वेश्चन है साजिद खान के हवाले से कि जी जी अगर आप देखें कि फर्स्ट इनिंग में वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड इनिंग, तो जी उसकी जी। कोई ख़ास रीज़न है, थकने वाला फैक्टर है या कोई और रीज़न है उसकी? हाँ नहीं, उसमें डॉक्टर साहब दो चीजें हैं कि फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखें जहाँ पे उन्होंने टॉप ऑर्डर बैट्समैन को आउट किया ना, क्योंकि टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है ना वो उनके लिए आपको बॉल में जान डालनी है ना, तो ही वाज ऑपरेटिंग बिटवीन 82 एंड 85, ठीक हुँ, है।
जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात करूँ, लोअर ऑर्डर को तो आप लूप देख के भी 75 पे भी आउट कर सकते हैं ना, स्लो करके। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, उतना 75 पे आप गेंद करेंगे तो फीट यूज करके शॉट मार देंगे। तो उस एक चीज अच्छी की कि उसने जो है ना वो आर्म यूज नहीं करना शुरू किया, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इमाद वसीम करते हैं ना कि पेस को वो करना। तो उसने लोडिंग सेम ही रखी, लेकिन शायद एनर्जी लेवल सेम नहीं था, जिसकी वजह से ही वाज ऑपरेटिंग बिटवीन 75 टू 78। ठीक है। और फिर जब उसने थोड़ी सी पिक की अपनी पेस, दोबारा 80 टू 85 पे आ गया सेकंड इनिंग के एंड में, तो वो उसने विकेट फिर लेना शुरू कर दी। तो वो नेचुरली जो है वो, क्योंकि वो जो है वो पेस जनरेट कर रहा है अपनी लोडिंग से। लोडिंग स्ट्रांग होगी तो वो हिज ऑप्टिमम पेस इज अराउंड 85। तो लोडिंग स्ट्रांग होगी तो 85 पे वो बाइट के साथ बॉल करेगा। लोडिंग थोड़ी सी वीक होगी, थक जाएगा, तो वो 75 पे आ जाएगा। ठीक है। तो दैट इज द मैंने जो मैच देखा, मुझे ये डिफरेंस लगा कि पहले इनिंग में वो जरा लोडिंग स्ट्रांग कर रहा था, जान से गेंद कर रहा था। दूसरे इनिंग में वो थक गया था शायद इन बिटवीन। लेकिन टेल एंडर्स को तो आप 75 पे भी आउट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तक रोकने जाना है तो गैप बन जाएगा। जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना, उन्होंने आपने उनको उसी फ्लाइट से, उसी लूप से टर्न करना है, लेकिन गेंद की पेस होनी चाहिए थोड़ी सी ज्यादा, ताकि उनको नीचे आने का टाइम ना मिले ना। तो आई थिंक ही गॉट टायर्ड, ही स्टार्टेड बॉलिंग अराउंड 75 78, whereas फर्स्ट इनिंग में जब वो अच्छा बॉल कर रहा था, he was operating between 82 and 85। तो मुझे ये फर्क लगा। अच्छा, ये और वैसे यूवी तो सती भाई मैं ये सेकंड इनिंग। जी जी वंश भाई। जी नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा था कि वो आपने वो पेस की बात की ना, तो मेहदी और यहाँ साकिब की विकेट फंस गई, तो जो साकिब का आउट है उसमें बॉल में पेस थी और वो पीछे खेलने गया और वो बोल्ड हुआ। मेरा ख्याल है शायद वो एक अच्छी मिसाल है वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड इनिंग में वैसे भी साजिद को थोड़ा लेट लाया गया। आई डोंट नो व्हाट एवर द रीजन वाज। नई बॉल थी, चूंकि पेसर्स दोनों अच्छी गेंद कर रहे थे, ऊपर से उन्होंने 4 विकेट फौरी तौर पे गिरा दी। तो ये थोड़ा सा है भी कि लोग समझ रहे हैं कि शायद साजिद खान ने सेकंड इनिंग में विकेट्स कम ली। ऐसा नहीं है, बाद की 6 विकेट्स में से 4 फिर उसी ने ली है ना। तो इसका मतलब है कि विकेट्स उसका शायद थोड़ा सा लेट आने में है। शायद वो थका हुआ था पहली इनिंग की वजह से, जो भी कह सकते हैं आप उसको। तो थोड़ा सा ब्रेक दिया गया और दोनों पेसर्स ने भी गेंद बहुत अच्छी की, तो मेरा ख्याल है फौरी जरूरत नहीं पेश आई। ये भी है ना कि जितना ज्यादा उसको लोग खेलेंगे ना, इसके लिए उतना चैलेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहे थे बांग्लादेश वाले भी ना उससे, तो जितना ज्यादा खेलेंगे तो उतना थोड़ा सा, अगर आखिरी जो उसने 4 लिए, 2 तो टेल एंडर्स थे और वो तो मतलब नेचुरली जो है ना वो आप फंसा ही लेते। लेकिन जिस तरह शकीब को उसने आउट किया, लेकिन वही बात है कि वो थोड़ा सा उसने फिर पेस पकड़ ली ना। तो आई थिंक कि ये बांग्लादेश वाले का विकेट ऐसे जब ब्रांड न्यू हो तो इट्स इजी टू बैट अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स। तो जैसे ही विकेट थोड़ा सा पुराना होना शुरू हो जाता है, तो आपको फास्ट बॉलर्स को ना थोड़ी सी हेल्प ज्यादा मिलती है, विच इज वियर्ड ना। इट शुड बी अदर वे अराउंड। लेकिन जो हमारे यहाँ जो इस तरह की मिट्टी के विकेट्स होते हैं, उसमें जब शीशा जिसको नहीं कहते, तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस और हार्ड सरफेस होती है। तो शायद फास्ट बॉलर्स को पहले इनिंग में उतना परचेज नहीं मिल रहा था जितना सेकंड इनिंग्स में मिल रहा था मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट आर्म बॉलिंग की अगर हम बात करें मंशा भाई, कि जैसे हमारे नोमान अली हैं, वो विकेट लेस रहे हैं। 67 ओवर्स उन्होंने दो किए हैं। गो कि अच्छी लाइन पे गेंद कर रहे थे, लेकिन समहाउ उनको विकेट नहीं मिली। तो लेकिन सेम टाइम पे जब हम कंपेयर करते हैं उसको तेजुल इस्लाम के साथ, तो उन्होंने पहली ही इनिंग्स में 7 विकेट्स ली थी। तो वाई के जी बांग्लादेशी जो स्पिनर से लेफ्ट आर्म की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट आर्म, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और नोमान अली बिल्कुल विकेट लेस रहे हैं। इसकी क्या खास वजह है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है पहले तो बैटर्स जो थे वो राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर जो थे, उनके पास लेफ्ट हैंडर ज्यादा थे, जिसकी एक तो ये की रीजन है, और वो इजी बॉल आपको लगता है कि अंदर। तो पहली तो रीजन ये है। दूसरी बात ये थी कि शायद वो उन्होंने कंटेन किया, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो इतनी अटैकिंग लेंथ पे, अटैकिंग लाइन पे उन्होंने बॉल नहीं की। और इट्स ड्यू हो जाता है जब एक तरफ से शायद एक कंटेन कर रहा हो तो दूसरी तरफ से विकेटें मिलती हैं, क्योंकि बॉलर को हमेशा, बॉलर्स को पार्टनरशिप में बॉल करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि एक तरफ से भी कोई ऐसा मौका आ जाए कि शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा दोनों कर रहे हो, तो एक बड़ा की मोमेंट होता है उसके अंदर कि वो शायद यहाँ जहाँ, ये तो मैंने बहुत टॉप बॉलर्स का नाम लिया, इन पार्टनरशिप में आपको करना चाहिए। एक स्पेल के अंदर एक तरफ से कंटेन कर रहा है तो यकीनन दूसरी तरफ से विकेट ले ले। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है शायद वो कुछ लाइन का उनका इश्यू था, और इस वजह से, और बाकी वो बैटर्स की वजह से हुआ। और उनके पास तो वो जिस सती भाई ने कहा कोई भी बॉल कर लेता है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो कुछ उनके अच्छे लेफ्ट आर्म साकिब एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, और मेहदी एक बड़ा उनका वो एस्टैब्लिश किस्म का स्पिनर है। तो और भी ताजिल की आपने बात की,
तो वो भी जहाँ पे भी उसकी वो मेरे ख्याल बैटर्स का भी थोड़ा इश्यू था और उनकी अच्छी लाइन की वजह से। अच्छा, एक चीज है डॉक्टर साहब, मैं अगर इसमें ऐड करूं कि जो बांग्लादेश वाले की विकेट्स है ना, उधर आपको ड्राइव खाने पड़ते हैं ना, तो जो नुमान अली हैं शायद वो कंजर्वेटिव, मतलब अच्छी लाइन से कर रहे थे, लाइन भी अच्छी कर रहे थे, लेकिन लाइन थोड़ी सी उनकी डिफेंसिव थी ना मेरे हिसाब से। ड्राइव खाने से होता है कि वहां पे ना मार्जिन ऑफ एरर, अगर बैट्समैन थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो एज लग जाएगा ना, लेकिन अगर आप ड्राइव के लिए इनवाइट नहीं कर रहे ना बैट्समैन को, तो आई थिंक उन्होंने खाए नहीं ड्राइव ज्यादा ना समझ लो। अच्छा। तो जिस तरह वकाइनस वाले का रिवर्स होता था ना, अगर बैट्समैन डिफेंड करने जा, अगर बैट्समैन ड्राइव खेलने जा रहा है ना, वहां पे फंस जाता था बंदा, क्योंकि वो लेट स्विंग होता था। सिमिलरली मार्जिन ऑफ एरर जो है ना बैट्समैन, अगर ये आगे से थोड़ा सा खिलाते, मतलब आई गेस कि वो थोड़ा सा डिफेंसिव उसमें चले गए। मे बी दैट वाज द स्ट्रेटजी बाय द कैप्टन। मे बी कैप्टन ने उसे कहा कि क्या कहते हैं, डिफेंस आप रन रोकें और फिर हम दूसरी साइड से अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफ स्पिनर इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन। जी, ये आखिरी क्वेश्चन के तौर पे मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि एक तो बाबर की लीडरशिप की आपने बात की, वो काफ़ी हद तक खुल के सामने आई सेकंड, ख़ास तौर पे सेकंड में इनिंग में, सेकंड मैच की सेकंड इनिंग में हमने देखा कि पाकिस्तान कहीं भी ऐसा नहीं नज़र आया कि वो मैच निकल रहा है। 3 पार्टनरशिप हालाँकि लगी 50-50 रन की, तो ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा-सा पाकिस्तान पीछे रह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 विकेट से ड्रॉ हो जाए मैच। लेकिन बाबर ने उसको कायम रखा, अपनी उस पेस को भी और अपनी पॉजिटिव एनर्जी को भी कायम रखा एंड तक, बल्कि पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए खुद भी उसको बॉलिंग के आना पड़ा और उसे तोड़ी भी। तो वो एक की मोमेंट था बहुत ही। तो क्या ओवरऑल एक तो बाबर की लीडरशिप पे और सेकंडली ये कि क्या बांग्लादेश की या मतलब कमज़ोर साइड तो नहीं थी? क्योंकि देखिए महमूदुल्लाह रिटायर हो चुके हैं, तमीम खेल नहीं रहे थे, शकीब अल हसन ने पहला मैच नहीं खेला, दूसरा मैच खेला। तो उनकी टॉप ऑर्डर बहुत ही वीक नज़र आती थी, शायद इस वजह से भी पाकिस्तान को एज था, या बांग्लादेश किसी भी अपने मुल्क में किसी भी टीम के साथ बेहतरीन टीम है? मंशा भाई। जी जी, मेरे ख्याल में शायद वो उनकी अभी वो बिल्ड कर रहे हैं साइट को, क्योंकि अभी T20 में भी जरा वो हारे हैं और एज यूजुअल आपको पता है ये हमारे ये जो सब कॉन्टिनेंट में ये इश्यूज रहते हैं सिलेक्शन के, कैप्टन के, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, कोचेस के बहुत इशू रहता है। तो वो जो बिल्डअप कर रहे हैं, पहली तो बात ये थी, ये उनकी अच्छी थी। वो यकीनन वो वनडे में उनको ट्राई करना चाहिए था, टेस्ट में, लेकिन कुछ इंजरीज और कुछ ये सारी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। बाकी जहां तक आपने बात की उसकी कैप्टन की, तो कैप्टन बाबर ने मेरा हाल है अटैकिंग खेला, और मेरा हाल है ये हम ऑफ द कैमरा सती भाई से बात कर रहे थे कि प्रेशर है कि आप जब हों कि आपकी साइड दूसरी साइड से अच्छी है और आप इस अंदर जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो उस टाइम बाबर ने अटैकिंग फील्ड्स ली, अटैकिंग मूव्स ली, अटैकिंग बॉलिंग चेंजेस की, जिसकी वजह से हम ये आखिरी दिन भी अब देखें 1-2 दिन में हमने कितनी विकेटें ली और हम ये मैच जीते। तो ओवरऑल ये उसका एटीट्यूड जो पॉजिटिव था, जिसकी वो जीतने के लिए गया, तो हम जीते। जी सती भाई। हाँ बिल्कुल, देखें बाबर जिस तरह डिसीजन मेकिंग कर रहा था, ऐसे लगा कि जैसे बाहर से पर्चियां नहीं आ रही ना। जनरली होता है कि कोच आपको कुछ गाइडलाइंस देते हैं और आप उसके हिसाब से करते हैं। कुछ कोचेज ऐसे होते हैं कि जो आपको गाइडलाइंस तो देते हैं लेकिन आपको फ्रीडम भी देते हैं साथ में, यू कैन ऑपरेट विद इन योर कैपेसिटी ना। तो आई गेस कि अगर सकलैन मुश्ताक इनके साथ हैं तो इज अ स्पिन बॉलर, ही प्रॉब्ली अंडरस्टैंड्स इट बेटर एंड मे बी दैट हेल्प। डेफिनेटली बाबर की जो लीडरशिप है वो निखर के सामने आई कि काफी पॉजिटिव। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जिस तरह हमारे पुराने सक्सेसफुल कुछ कैप्टन हैं, जैसे मिसबाह उल हक वेरी सक्सेसफुल, लेकिन उनका पहले डिफेंस होता था और फिर अटैक होता था। तो बाबर एक्चुअली वेंट आउट एंड आउट व्हिच वाज वेरी गुड, क्योंकि दिस डे एंड एज जो है वो आपको अगर आप अटैक नहीं करेंगे तो यू कांट विन द गेम्स लाइक दिस वन। ये तो डेड गेम था, मतलब 2 दिन में उन्होंने मैच जीत लिया और आउटसाइड जीत लिया, तो विच मीन्स के बाबर को क्रेडिट जाता है कि उसने स्पिन बॉलर्स को जिस तरह यूज किए और इवन फास्ट बॉलर्स को भी। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली ही इज गोइंग हिज स्टेचर एज अ क्या कहते हैं कैप्टन। और बांग्लादेश का आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली उनका कोई इंटरनल इश्यूज भी चल रहे हैं, प्लेयर्स के बयान कुछ और आ रहे हैं, मैनेजमेंट के बयान कुछ और आ रहे हैं। तो इस दौरान ये होता है कि डेफिनेटली आपके लिए जरा ओवरऑल, क्योंकि आप देख लें अनफोर्स एरर्स बहुत ज्यादा थे उनके बैट्समैन की तरफ से ना, यूजुअली नहीं होते टेस्ट क्रिकेट में दिस लेवल पे। तो यू कैन सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि शकीब अल हसन को न्यूजीलैंड टूर पे अनाउंस किया और फिर उसने कहा मैंने नहीं जाना।
तो उसने कहा मैंने तो बताया हुआ है, मैंने नहीं जाना, उन्होंने टीम में अनाउंस कर दिया। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज एंड डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, पाकिस्तान में भी इस तरह काफी होता रहा है, इंडिया में भी होता रहा है, जिस तरह इंडिया में भी हो रहा है। तो आई गेस दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट एंड दैट वुड हैव अफेक्टेड, बट आई थिंक बांग्लादेश किसी भी टीम के साथ अपने अगर होम ग्राउंड पे खेल रहा है तो दे आर नॉट एन इजी टीम टू बीट। तो ऑन दैट फ्रंट आई थिंक पाकिस्तान डिड अ रियली गुड जॉब। ठीक है जी, इसी नोट पे कि पाकिस्तान सीरीज जीत गया, वेल डन, एवरीबॉडी प्लेड वेल, हाफिज अली प्लेड वेल, साजिद खान प्लेड वेल, और स्पेशली बाबर हिमसेल्फ एज वेल, और डेब्यूटेंट अब्दुल्ला शफीक, एवरीबॉडी प्लेड वेल। सो इसी नोट पे आज का एपिसोड भी ख़त्म करते हैं और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।